प्रिय दर्शकों, जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो इस कंडीशन में डॉक्टर उसे कम से कम 2 ब्लड टेस्ट तो लिख ही देता है। पहला ब्लड टेस्ट सीबीसी और दूसरा ब्लड टेस्ट ईएसआर। आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ईएसआर किसे कहते हैं, इसका जांच किस प्रकार किया जाता है, ईएसआर की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है तथा ईएसआर किन परिस्थितियों में बढ़ा हुआ मिलता है। ईएसआर 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। ई इरिथ्रोसाइट, एस सेडिमेंटेशन और आर से रेट। यानी कहने का तात्पर्य यह कि हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं एक निश्चित सीमा में वो कितना सेटल डाउन होती हैं, उस रीडिंग को ही हम ईएसआर कहते हैं। ईएसआर के जांच के लिए हम वेनस ब्लड को सिरिंज द्वारा लेते हैं तथा एक ट्यूब में डाल देते हैं। उस ट्यूब में कुछ निशान लगा हुआ होता है तथा उसके ऊपरी निशान तक हम ब्लड को भर देते हैं और उसे 1 घंटे के लिए स्टैंड बाई पे रख देते हैं। 1 घंटे के उपरांत हम ये देखते हैं कि ब्लड कितना सेटल डाउन हुआ है और जो रीडिंग हमारे पढ़ने में आती है उतना ईएसआर होता है। सामान्यतः पुरुषों में ईएसआर 5 से लेकर के 15 तक होता है। महिलाओं में ईएसआर 10 से लेकर के 30 तक होना चाहिए तथा बच्चों में ईएसआर 10 से कम होना चाहिए। ईएसआर जो है ये उम्र के अनुसार बढ़ता है। यदि किसी भी कारण से हमारी कोशिका या ऊतकों को क्षति पहुंचती है तो उस क्षति पहुंचने के बाद हमारे शरीर द्वारा उसको रिपेयर करने के लिए इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू किया जाता है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यहाँ हम आपको ये बताते चलें कि कोई भी दवा शरीर को स्वस्थ नहीं कर सकती। स्वस्थ करने की क्षमता शरीर में स्वयं होती है और ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कहते हैं। जब भी हमारे शरीर में कहीं भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू होता है तो उस समय हमारे खून में 2 प्रोटीन बढ़ जाते हैं। पहला प्रोटीन फाइब्रिनोजन, इसका निर्माण लीवर द्वारा किया जाता है और दूसरा प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन, इसका निर्माण प्लाज्मा सेल द्वारा किया जाता है। जब इसकी मात्रा हमारे इस रक्त में बढ़ जाती है तो हमारी लाल रक्त कणिकाएं स्टिकी हो जाती हैं और आपस में वो चिपकने लगती हैं, जिसके कारण ईएसआर बढ़ जाता है। हमारे कोशिकाओं और ऊतकों की क्षति के कारण एक्यूट भी हो सकते हैं और क्रॉनिक भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल, फंगल और वर्म इन्फेक्शन ये एक्यूट कंडीशन होता है। चोट लगने के बाद भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्रॉनिक कंडीशन के लिए देखें तो यदि किसी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस हो गई है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या पीआईडी है, तो इसमें भी हमारे ऊतकों की क्षति होती है, जिसके कारण इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू रहती है। ईएसआर टेस्ट किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं किया जाता है। कहने का तात्पर्य कि ईएसआर टेस्ट किसी पर्टिकुलर बीमारी को नहीं दर्शाता है। ईएसआर एक इंडिकेटर है। यह विभिन्न प्रकार के बीमारियों के डायग्नोसिस में मदद करता है। उदाहरण के तौर पे यदि किसी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस है तो उसमें यदि देखा जाए तो उस व्यक्ति का टीएलसी बढ़ा हुआ होगा, ईएसआर बढ़ा हुआ होगा और माउंटेज टेस्ट पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उस केस में भी उस व्यक्ति की टीएलसी बढ़ी हुई होगी, ईएसआर बढ़ा हुआ होगा तथा सीआरपी बढ़ी हुई होगी। हमने अपनी प्रैक्टिस लाइफ में ये देखा है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे पास, चाहे वो सर दर्द के लिए आए, पेट दर्द के लिए आए, जोड़ों में दर्द के लिए आए, यानी कोई भी यदि उसको बीमारी है और उसकी यदि ब्लड टेस्ट में ईएसआर बढ़ा हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों को जब हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसको रिस्पांस बहुत ही स्लो मिलता है या कभी कभी तो नहीं भी मिलता है। लेकिन
यदि ऐसे व्यक्ति को ट्यूबरकुलिनम 1 mg की एक डोज सप्ताह में एक बार दी जाए तो ये देखा जाता है कि आप द्वारा चयनित दवाएं उसमें बेहतर कार्य करने लगती हैं और मरीज जल्दी से ठीक हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह कि यदि यह असर बढ़ा हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों में आपको इंटरकरेंट रेमेडी ट्यूबरकुलिनम जरूर देनी चाहिए, जिससे उसका यह असर काफी जल्दी ही घट जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।